अब अगर मैं इमरजेंसी केस की बात करूं उसमें तो हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या इमरजेंसी में आयुर्वेदा वर्क करता है? किसी को फीवर हो तो 5 तुलसी पत्ते 5 लौंग पानी में उबाल के पी ले और सौंठ को अपने हाथ में बांध ले, तो आधी घंटे के अंदर अंदर उसका बुखार उतर जाता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भस्म यूज़ होती है जी, तो भस्म हमारी किडनी को डैमेज नहीं कर रही? कई डॉक्टर कहते हैं जी हमने ट्यूमर गला दिया, 7 दिनों में ट्यूमर गल गया। तो 7 दिनों में जो ट्यूमर गला उसकी क्वालिटी कैसी थी, ये किसी भी स्कैन में नहीं आता। आयुर्वेदा में क्वालिटी पे भी बात होती है। तो ज़्यादा अगर मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ या पेन किलर खा रहा हूँ उसका मेरे को आगे जाके बॉडी में क्या नुकसान है? आप सौंठ आधा चम्मच दूध में डालिए, गर्म कीजिए, थोड़ा सा शिलाजीत मिला के उसको ले लीजिए, वो तुरंत के तुरंत दर्द खत्म करती है। इससे फास्ट रिजल्ट है ही नहीं किसी पेन किलर का। आज बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा जैसी बीमारियां उनको हो रही हैं जी। तो क्या आयुर्वेदा में उसका सोल्यूशन है? फोड़े फुंसी से लेके स्किन कैंसर तक अगर हो रहा है तो उसका मेन कारण है सल्फर की कमी। आप सल्फर को पूरा कर दीजिए तो स्किन आपकी ठीक हो जाती है। सल्फर मिलता कहाँ से? बीपी की दवाइयाँ लोग रोज़ लेते हैं, तो क्या आयुर्वेदा में ऐसी कोई है कि जिससे बीपी हमारा ठीक हो जाए? पीपल का पत्ता अपने दिल के पास रखना स्टार्ट कर दे, 15 दिन निकल ले, उसकी बीपी की दवा छूट जाएगी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पेशेंट को बोला कि अब इसमें आयुर्वेदा नहीं चलेगा, अब आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी? डायबिटीज़, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन, आज हर कोई किसी ना किसी बीमारी से परेशान है। और जब वो मॉडर्न मेडिसिन खा के थक जाता है तब उन्हें याद आता है कि अब कुछ आयुर्वेदा ट्राई किया जाए, घर के नुस्खे ट्राई किए जाएं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या आयुर्वेदा सिर्फ एक बैकअप प्लान है या ये खुल के जीने का एक तरीका है? आज इन सभी बातों के ऊपर हम खुल के बात करेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रभाकर जी से। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे सर। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा क्या है और इसमें वात, पित्त और कफ जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आयुर्वेदा अगर हम सर एक लाइन में डिफाइन करें तो आयुर और वेद ये दोनों अलग शब्दों से मिलकर बना। आयुर का मतलब उम्र, वेद का मतलब किताब, उम्र पे लिखी हुई किताब है। इसमें फिर आगे चीज़ आ जाती है वात, पित्त, कफ। ये बॉडी के सिम्टम होते हैं, मतलब हमारी बॉडी किस नेचर पे डिपेंड करती है, वात की है, पित्त की है या कफ की है। इसके हिसाब से ही आगे बीमारियों का अंदाज़ा लगाया जाता है, कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं, कौन सी चीज़ें घट रही हैं। उसके कारण ये अनुभव लगाया जाता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है या आगे आने वाले समय में हो सकती है। ओके, तो आज सर जैसे एआई आ चुकी है, लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जी। आप लोग जड़ी बूटियों की तरफ या घरेलू जो नुस्खे हैं उसकी तरफ क्यों लौट रहे हैं? इसका एक मेन कारण ये है कि जितना हम अपनी बॉडी को समझे हैं अभी तक उतना ही हम आगे एआई को सिखा सके हैं। क्योंकि जो मेन जो चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियों में है उसका प्रॉपर ज्ञान तो अभी हमें भी नहीं है। तो हम आगे वो ज्ञान एआई को नहीं रेफर कर पाए हैं। पर आप इतना समझ लें कि हमें आज सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% पता है जड़ी बूटियों के बारे में, और वो हमें किस लेवल पे जाके आगे फ़ायदा दे सकता है ये उस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि हर मौसम के अनुसार गर्मी में वही जड़ी बूटी अलग आपको रिजल्ट देगी, सर्दियों में अलग देगी, बरसात के समय उसका अलग रिजल्ट होगा। किस दिशा से आ रही है ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस दिशा से वो जड़ी बूटी लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई कभी उसको टच ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं बोला जाता कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत स्लो वर्क करती हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन की बात करूँ वो इंस्टेंट रिजल्ट दे देती हैं? ज़्यादातर हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्लो रिजल्ट करती है। बट हमने ऐसा देखा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों से फास्ट रिजल्ट शायद मॉडर्न का भी नहीं है। क्योंकि मैं पहले मॉडर्न भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ और अपने हॉस्पिटल में हम इमरजेंसी अटेंड करते हैं, जिसमें हम हार्ट के पेशेंट, कोमा के पेशेंट भी ले रहे हैं, जिसमें पैरालाइज के पेशेंट भी ले रहे हैं। तो बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। मैं 1-2 फार्मूले दे देना चाहता हूँ। किसी को फीवर हो तो 5 तुलसी पत्ते 5 लौंग पानी में उबाल के पी ले और सौंठ को अपने हाथ में बांध ले, तो आधी घंटे के अंदर अंदर उसका बुखार उतर जाता है। जबकि इतना फास्ट रिजल्ट है तो आपको दूसरा पैरासीटामॉल डोलो ये काम नहीं करेगी। और ऐसे ही पेन किलर में लोग पेन किलर खाई जाते हैं, उसका रिजल्ट आना एक तरफ है, उसका नुकसान कितना बड़ा है ये सबको पता है, पर फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोग सोचते हैं आयुर्वेदा में पेन किलर है ही नहीं। आयुर्वेदा में अगर हम मेडिसिन में बात करें तो बहुत सारी पेन किलर है, बट घर में रहने वाली चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो पेन तुरंत के तुरंत खत्म कर ले। किसी भी तरीके का दर्द हो, आप सौंठ आधा चम्मच दूध में डालिए, गर्म कीजिए, थोड़ा सा शिलाजीत मिला के उसको ले लीजिए,
वो तुरंत के तुरंत दर्द खत्म करती है। इससे फास्ट रिजल्ट है ही नहीं किसी पेन किलर का। ये भी बोला जाता है कि जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत गर्म होती हैं कि ये आपके लीवर किडनी को डैमेज कर सकती हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताया तो हर सीजन में अलग अलग जड़ी बूटी अलग अलग रिजल्ट देती है। ये डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर दे कौन रहा है, उसको नॉलेज है प्रॉपर या नहीं है, या आपको अपने शरीर के बारे में कितनी नॉलेज है। अगर आप घर से ही कोई किचन से उठा के ले रहे हैं तो आपको अपने बारे में नॉलेज है कि नहीं, आपकी बॉडी गर्म बर्दाश्त करती है कि नहीं करती। ऐसा शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये ना पता होगी मेरी बॉडी को गर्म दवाइयाँ सूट करती हैं कि नहीं करती। तो उसके अकॉर्डिंग किचन में हर चीज़ पड़ी है, वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के आप ले सकते हैं। बहुत पुराने एक रहे हैं राजीव दीक्षित भाई जी, जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है। उनका अपने स्टेज पे एक ही चीज़ कहना रहता था कि 98% बीमारियां पेशेंट अपने घर पे ठीक कर सकता है अगर थोड़ी बहुत जानकारी ले ले। और ये सही भी है। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत सीखता है, अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता है, थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो 98% बीमारियां वो घर पे ठीक कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया फीवर के बारे में, फीवर का आज व्यापार इतना बड़ा हो चुका है मार्केट में कि आप जितने भी हॉस्पिटल देखोगे 50% बेड सिर्फ और सिर्फ फीवर वाले पेशेंटों से भरा है। उसमें डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आगे ये बढ़ते चले जाते हैं, बट है तो वाकई में एक फीवर ही। उसका ट्रीटमेंट अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, 5 लौंग 5 तुलसी के पत्ते उबालिए, पीजिए, साथ में सौंठ अपनी बॉडी पे बांध के रखिए, जैसा मर्जी फीवर हो ठीक होता है। अब ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भस्म यूज होती है जी, तो भस्म हमारी किडनी को डैमेज नहीं कर रही? देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी किडनी को डैमेज करेगी। मैंने आपको बताया कि आपको दे कौन डॉक्टर रहा है, उसको कितनी नॉलेज है, या आपको अपनी बॉडी के बारे में कितनी नॉलेज है। भस्म की जो डोज है वो रत्ती भर होती है, बहुत कम होती है। लोग सौंठ भस्म ज़्यादा यूज करते हैं। आप रत्ती भर यूज करोगे और कुछ समय के लिए होता है तो उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। इतना तो हमारी अब हमने गोल्ड पहना है हाथों में, चांदी पहना है, तो ये किसी ना किसी कारण हम किसी भी चीज़ से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये नुकसान नहीं कर रहा है, ये बेनिफिट ही दे रहा है। हमारे राजा महाराजा चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, सोने के बर्तन में खाते थे। आज भी बहुत लोग जो सक्षम हैं वो खा रहे हैं, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में खा रहे हैं। तो मिट्टी में तो हर चीज़ है, मतलब आपको सारे मिनरल्स अगर किसी चीज़ में मिल रहे हैं तो मिट्टी में मिल रहे हैं, तो वो नुकसान नहीं करता अगर थोड़ी मात्रा में जाए तो। आज बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा जैसी बीमारियां उनको हो रही हैं जी, तो क्या आयुर्वेदा में उसका सोल्यूशन है? बहुत आसान सोल्यूशन है। बॉडी में स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी से लेके स्किन कैंसर तक अगर हो रहा है तो उसका मेन कारण है सल्फर की कमी। आप सल्फर को पूरा कर दीजिए तो स्किन आपकी ठीक हो जाती है। सल्फर मिलता कहाँ से? सल्फर गौमूत्र में मिलता है, जिसको बहुत सारे लोग अंधभक्त के तरफ से जोड़ रहे हैं कि वहाँ से नहीं है। दूसरे में आपको सल्फर मिट्टी से मिलेगा। तीसरा, अगर आपको सल्फर लेना है तो आपको गाय के घी में भी मिलता है, भैंस के घी में है, बहुत कम मात्रा में है, वो उतनी सल्फर पर्याप्त नहीं है कि आपकी स्किन को ठीक कर सके। बट अगर आपको भैंस का ही घी इस्तेमाल करना है तो आप अजवाइन को लेके भैंस के घी में डाल के गर्म कर लें, उस घी का प्रयोग करें तो आपको सल्फर वहाँ से भी मिल जाएगा। एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो, पीपल के पत्ते सूखे ले आएँ, जला के उसका राख बना लें, उस राख को गाय के देसी घी में मिला के स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो आप लगाएं और वो पेशेंट ठीक होगा। और ये नहीं कि आप जैसे बताए स्टार्टिंग में कि आयुर्वेदा बहुत लेट काम करता है, ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देगा। और अगर 1 हफ्ता कोई लगा लेता है तो सोरायसिस तक बीमारी खत्म हो जाती है। नाइस। अब जैसे आज कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे 10 रुपये में भी लोग च्यवनप्राश बेच रहे हैं, तो इससे ये नहीं हो रहा कि मतलब कैसे पहचाने कि ये जो चीज़ है ये असली है या नकली है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने कोई केमिकल बनाया या मैंने कोई चीज़ बनाया तो मैं अपनी आज एक लेबर अगर काम करने आता है तो वो अपनी दिहाड़ी फिक्स करता है कि मैं सुबह से शाम काम कर रहा हूँ तो मैं 500 लूँगा, 400 लूँगा, तो वो उसके एक दिन के काम करने का 500 रुपये आप दे रहे हैं। लोग कई आते हैं वो कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं हमसे जो लेके जाते हैं, और कई कहते हैं कि महंगे हैं। पर आप ये सोचिए, अगर एक लेबर एक दिन काम करने का 500 ले रहा है, तो अगर मैं आंवले का कोई बना हुआ चीज़ दे रहा हूँ तो वो आंवले को बनने में कितना समय लगा? पूरा 1 साल, वो पूरा सीजन बीतने के बाद वो आया। तो अगर हम पर डे के हिसाब से 1 रुपये भी उसकी कीमत रखें तो 365 रुपये का एक आंवला पड़ रहा है। पर अगर वो मार्केट में आ रहा है, बिक रहा है, तो जो भी अगर आपको दे रहा है तो 10% आंवला भी अगर आपको मिल रहा है तो आप समझिए कि आप ठीक रेट में लेके जा रहे हैं। 10 रुपये में अगर लेके जा रहे हैं तो अब बस वो है कि हमने अपनी वैल्यू गिरा दी। आंवले की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सही में शास्त्रों में जाके आंवले के बारे में पढ़ें या
आजकल मैं आपसे एक बात करता हूँ, पंजाब में, हिमाचल के क्षेत्रों में एक बड़ी बीमारी है जिसको लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है। जिसको ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि मेरे पे ऐसा है, जिसको परछाइयाँ दिखती हैं, रात को सपने आते हैं, डर लगता है, वो करके देखे एक बार। आंवले को कद्दूकस करके उसका रस निकलता है, नहाने वाले पानी में उससे नहा के देखे, 7 दिन नहा ले, उसको सब कुछ ये प्रॉब्लम है जो आ रही है वो दूर हो जाएंगी। तो आप ये सोचिए, इसमें कोई टोना टुटका नहीं है, जैसा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे रिजल्ट है आयुर्वेदा में। इसको अगर आप किसी एमडी डॉक्टर के पास जाओगे जिसने ब्रेन की स्टडी की है, वो आपको प्रॉपर बताएगा कि आपकी बीमारी है, ब्रेन आपका ऐसा सोच रहा है। तो आयुर्वेदा में इसको बताया है कि कफ की प्रगति अगर बढ़ेगी तो आपको ये दिक्कतें आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको पीछे से देख रहा है, आपको सपने आ रहे हैं, आपको स्मेल आ रही है। उस पेशेंट को आप नहला के देखिए आंवले के पानी से, तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसको ये सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी। तो अब ये महंगा है कि सस्ता है, ये वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसे इसके बारे में सोच रहा है या डॉक्टर कौन उसको बता रहा है। अब पिछले कुछ टाइम से स्वर्ण प्राशन बहुत पॉपुलर हो गया है जी। लुधियाना में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इनके कैंप लगा रहे हैं, तो ये क्या है स्वर्ण प्राशन? नहीं सर, वो मैं उनको नहीं सही मानूंगा, क्योंकि फ्री का आपको कोई सोना बांट नहीं सकता। स्वर्ण प्राशन के कैंप आते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी कई कंपनी आई कि हम फ्री में ये कैंप लगाएंगे, आप बच्चों को बुलाइए। पर मुझे पता है वो आप 100 रुपये का अगर हमको एक पूरी डिब्बी दे के जा रहे हो तो 100 रुपये में आप कहाँ से सोने का लिक्विड बना के दे रहे हो ना। तो ये गलत है। ठीक है, नाम उसका दिया जा रहा है, अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, पर अगर आप आयुर्वेदा को अवेयर भी करा रहे हो, लोगों तक पहुँचा रहे हो, तो चीज़ें कम से कम सही पहुँचानी चाहिए। अब जैसे हमारे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में अगर मेरे को किसी डिजीज़ को डिटेक्ट करना है तो बहुत सारी लैब्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है, लेकिन आयुर्वेदा में सिर्फ नाड़ी से ही सब कुछ पता लग जाता है। तो क्या वाकई ये सही रिजल्ट देती है? 101+ रिजल्ट इसका आता है सही। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो रिपोर्ट बहुत सारी लेके आते हैं। हम उनकी नाड़ी चेक करने से पहले आधी बीमारी बता देते हैं, आधी बीमारी उनकी नाड़ी पकड़ने के बाद बताते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आप ज़रूरत है कि आपकी ये रिपोर्ट देखी जाए, तो पेशेंट कहता है नहीं, रिपोर्टों में भी ये सब नहीं आया। क्योंकि आपकी बॉडी जो महसूस करती है, अगर वो आपको बता दिया जाए तो आप तुरंत मानोगे कि जी हाँ ऐसा हो रहा है। और सिर्फ नाड़ी ही नहीं है, आयुर्वेदा में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम दीपन से देखते हैं, दीपक जला के हम चेक करते हैं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एलोपैथिक साइंस में सिर्फ क्वांटिटी पे बात होती है, क्वालिटी पे बात नहीं होती। कोई भी टेस्ट होगा तो उसमें क्वांटिटी होगी। जैसे अब हम पथरी देखते हैं, मान लो स्कैन कराया और उसमें आया कि आपकी किडनी में 5 mm की पथरी है, तो 5 mm क्या हुआ उसकी, वो क्वांटिटी हुई, ना कि क्वालिटी हुई। अब डॉक्टर उसको दवा देना स्टार्ट करता है, कई 5 mm की पथरी वो रिपोर्ट दिखाता है कि मैं जी रिपोर्ट दिखाता हूँ, दावा करता हूँ मैंने 10 लोगों की ये 5 mm की पथरी निकाली है। पर कोई पेशेंट जाता है उसकी पथरी नहीं निकल रही है, तो क्या डॉक्टर ने दवा गलत दी? डॉक्टर वही दवा सबको चला रहा है, बट आपकी क्यों नहीं निकली? रीज़न उसका ये है कि उसमें क्वालिटी पे बात हो रही है कि आपकी जो 5 mm की पथरी थी उसकी क्वालिटी कैसी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी या सॉफ्ट थी, वो भी मैटर करता है। तो आयुर्वेदा में यहाँ तक पता लग जाता है कि आपकी बीमारी जो है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब हम ब्लड चेक कराने जाते हैं, उसमें आ जाता है 10 ग्राम ब्लड है, वो 10 ग्राम की क्वालिटी कितनी है, कैसी है, ये नहीं बताया जाता। तो वो चीज़ें हैं। ट्यूमर का पता लग जाता है कि ट्यूमर इतना है। कई डॉक्टर कहते हैं जी हमने ट्यूमर गला दिया, 7 दिनों में ट्यूमर गल गया। तो 7 दिनों में जो ट्यूमर गला उसकी क्वालिटी कैसी थी, ये किसी भी स्कैन में नहीं आता। आयुर्वेदा में क्वालिटी पे भी बात होती है कि ये बीमारी है तो उसकी क्वालिटी कितनी है। वो कैसे पता लगता है? ये पता लगता है दीप से। मैं आप सबको बताता हूँ। एक दीपक जलाइए, दीपक जलाने के बाद उसको अपने सामने रखना है, बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे। अगर दीपक की लाइट बढ़ी तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी बीमारी की जो है वो कमज़ोर है, आपकी ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर वो दीपक क्लॉक वाइज घूमती है तो वो आपको पता लग जाएगा कि आप सही हैं। अगर वो एंटी क्लॉक जाती है, बार बार वो उसकी लो और कम हो रही है, या फड़फड़ की चिड़चिड़ की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए जो आपकी बॉडी में बीमारी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी जाने वाली नहीं है। उसके लिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे पेशेंट आता है, मैं ज़्यादातर अपने स्टूल के साथ ही जला के रखता हूँ, दीपक सामने रख देता हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि इसकी क्वालिटी है, कितने दिन में ठीक होने वाला है। पेशेंट आके क्योंकि पूछता है सबसे पहले मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा, तो हमें दीपक से पता लग जाता है कि ये ठीक होने वाला है पेशेंट कि नहीं ठीक
ठीक होने वाला है। ये आजकल आयुर्वेदा में बहुत कम डॉक्टर कर रहे हैं। आयुर्वेदा में टेस्ट जो होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। जैसे अब ये हुआ, इसका कितना रुपए चार्ज लगा, एक बार दीपक सुबह जला के रख दिया, शाम तक हम जितने मर्जी पेशेंट उससे चेक कर सकते हैं, ना पेशेंट का कुछ लगा ना हमारा कुछ लगा। एक टेस्ट होता है जिसमें स्पर्म काउंट चेक होता है। जी आपका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है, उसकी क्वालिटी कितनी है इस पे बात नहीं होता। तो आयुर्वेदा में एक टेस्ट होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, मेल और फीमेल का दोनों का होता है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको करना क्या है, जौ का दाना लेना है या गेहूं का दाना लेके उन्होंने यूरिन उस पर अपना डालना है, सुबह का यूरिन डालना है, मेल ने अपने दाने पे और फीमेल ने अपने पे। 7वें दिन तक जिसमें वो अंकुरित हो गया, जिसमें निकलने लग गया, वो समझो कि वो पेशेंट ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। चाहे स्पर्म काउंट कम है बट उसके स्पर्म में इतनी क्वालिटी है कि वो बच्चा पैदा करने लायक है। तो ये करा के 7 दिनों के अंदर अंदर ये पता लग जाता है कि प्रॉब्लम किस में है, ट्रीटमेंट किसका करना है। इसमें ना दोनों को पैसे लगते हैं, ना बहुत ज़्यादा फेक हो सकता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में चलता है कि हॉस्पिटल फेक कर रहा है, डॉक्टर फेक बता सकता है अपना पैसा बनाने के चक्कर में। बट ये आप अपने घर पे कर रहे हो और करके देख रहे हो, आपको पता लग जाएगा वाकई में प्रॉब्लम किस में है और उसका ट्रीटमेंट होता है और वो ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। नब्ज तो एक सिर्फ बताया गया कि हम नब्ज देखते हैं, आवाज़ सुन के पता लगता है, स्किन टच करके पता लगता है, फेस देख के पता लगता है, फेस रीडिंग होती है पूरी। अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो कुंडली से पता लगता है, हथेली पे देख के पता लग जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है। अब ये एरिया है, ये अगर इस पे ब्लैक दाग बढ़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम पेशेंट को देखते ही बता देते हैं कि आपको लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, आगे तक चलती रहेगी। और पेशेंट को हम देखें चाहे ना देखें, इससे पता लग जाता है। तो पेशेंट हमको तुरंत बताता है जी बचपन से प्रॉब्लम है, या उसके साथ उसके पेरेंट्स आए होते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ जी इनको पेट की प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। और पेशेंट को हम बता देते हैं कि ये धब्बा, ये दाग अगर आपका कम हुआ तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। तो सारी बीमारियां हमारी पेट से शुरू होती हैं? ऐसा नहीं कह सकते, वात पित्त कफ तीनों अलग अलग है। अगर किसी का कफ बढ़ा है तो लंग्स की प्रॉब्लम है, पित्त है तो उसको पेट की प्रॉब्लम है, वात है तो गैस की प्रॉब्लम है, वायु के प्रकोप के कारण दिक्कतें आती हैं। सब अलग अलग कारण होती हैं। पर अभी जितनी बीमारियां ज़्यादातर हो रही हैं पेट के कारण हो रही हैं, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो सब कुछ गलत ही खा रहे हैं, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आज इनफर्टिलिटी जैसे बहुत बढ़ चुकी है, तो बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं जो कि मेडिसिन लेके आ रही हैं। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जैसी मेडिसिन आ रही है जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, स्फेद मूसली, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो क्या ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खाना सेफ़ है? नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। यही कोई भी वैद्य बैठता है या डॉक्टर बैठता है तो वो सोचता है अगर स्पर्म काउंट कम है तो सारी गर्म चीज़ें डालना स्टार्ट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि पेशेंट की बॉडी इसको ऑब्जर्व कर रही है। कहीं पेशेंट को हम इतनी हाई चीज़ें दे रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरे पास पिछले साल एक बच्चा आया था, उसने जिम लगा और किसी वैद्य से दवाई ली। वो दवा लेने के बाद उसकी किडनियाँ इफेक्ट हो गई थी। तो उसका यही कहना है कि मेरी किडनियाँ, पहले से उसकी किडनी कमज़ोर थी, ये कंफर्म है। बट हुआ क्या, जब ये स्वर्ण भस्म वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के दे दी गई तो शायद उसकी किडनियाँ उस पर वर्क नहीं कर पाई और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। तो वो डॉक्टर की गलती थी कि उन्होंने पहले चेक नहीं किया, टेस्ट नहीं कराया, उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर समझ के उसको दवाइयाँ नहीं तैयार की गई। तो प्रॉपर ऑनलाइन देख के हमें कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर लेना चाहिए कि यही सही है, या किसी एक्टर को सुन के नहीं कुछ मंगाना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। तो आज जैसे डायबिटिक के जो पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, वो ढंग से सो ही नहीं पा रहे, तो स्लीप के लिए हमें सबसे बेस्ट क्या करना चाहिए? शुगर के बारे में मैं बताता हूँ। एलोपैथिक साइंस में शुगर 2 तरीके की बताई है, टाइप 1 एंड टाइप 2। आयुर्वेदा में 20 तरीके की शुगर बताई है और 20 तरीके के शुगर का मेन कारण है कमजोरी, शारीरिक तौर पे कमजोरी या मानसिक तौर पे कमजोरी। अब शुगर का पेशेंट जब भी आता है तो या तो शुगर से पहले हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो किसी बहुत प्रॉब्लम में चल रहा था जिसके कारण उसका ब्रेन रिलैक्स नहीं था, या उसको पेट की कोई दिक्कत आई और धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो गया, या उसकी एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा चली होगी जिसके कारण उसकी बॉडी कमज़ोर हो गई और ये प्रॉब्लम में आई। तो जिन पेशेंटों को, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि नींद नहीं आती, अगर वो सिर्फ और सिर्फ त्रिफला का सेवन भी करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे उनका पेट साफ होने लग जाता है और उनको प्रॉपर नींद भी आने लग जाती है। तो ये शुगर मतलब हो क्यों रही है? जैसे बहुत सारे लोग जैसे इंसुलिन के ऊपर 15 साल से इंसुलिन के ऊपर हैं, तो क्या आयुर्वेदा उसको इंसुलिन से नॉर्मल में लेके आ सकता है?
सर हमारे हॉस्पिटल में हर मंथ 1 तारीख से 6 तारीख तक हम कैंप लगाते हैं। उस कैंप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शुगर के पेशेंट होते हैं। हम 6 दिन के अंदर अंदर इंसुलिन छुड़ा देते हैं। जो पेशेंट 10 साल से इंसुलिन ले रहा है, 5 साल से इंसुलिन ले रहा है, वो ठीक होता है। या जो पेशेंट दवाइयाँ लंबे समय से ले रहा है, सिर्फ शुगर की बात ना करते हुए, हमारे पास शुगर के कारण जितनी प्रॉब्लम आ चुकी है उसको भी हम ट्रीट करते हैं और वो पेशेंट ठीक होता है। अब जैसे बीपी की दवाइयाँ लोग रोज़ लेते हैं, तो क्या आयुर्वेदा में ऐसी कोई है कि जिससे बीपी हमारा ठीक हो जाए? बिना दवा के मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट नहाने जाए तो उससे पहले 1 गिलास पानी रख के जाए, और जब वो नहा के आए तो वो सबसे पहला काम उसको बैठ के वो पानी पीना है। पहला काम ये करना स्टार्ट कर दे। दूसरा काम पीपल का पत्ता अपने दिल के पास रखना स्टार्ट कर दे। 15 दिन ये कर ले, उसकी बीपी की दवा छूट जाएगी, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप क्लेम कर रहे हो कि आप 5 दिन में शुगर को जड़ से ख़त्म कर देते हो, तो आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ है? हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। पेशेंट की बाइट्स पड़ी हैं। एक बार में हम 100 पेशेंट लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास उनकी पूरी हिस्ट्री पड़ी है कि पेशेंट आया जब उसकी शुगर कितनी थी, ठीक होने के बाद शुगर कितनी, ये सारा डाटा हम मेंटेन कर रहे हैं। एक इंसान जो मॉडर्न मेडिसिन भी ले रहा है, तो उसके साथ क्या आयुर्वेदा भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास तो हम पहले दिन ही मेडिसिन छुड़ा देते हैं, और वो पेशेंट पहले दिन से ही कहता है कि मुझे फ़र्क है, मैं आराम हूँ। कई बार शुगर बढ़ती भी है, पर इतनी नहीं, 300-400 तक भी जाती है, पर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस होती, क्योंकि बॉडी की जब सफाई होने लगती है तो शुगर हमको ब्लड में दिखना स्टार्ट होती है। तो 2-3 दिन तक तो ऐसा लग सकता है, पर 5वें दिन तक जाते जाते पेशेंट की शुगर नॉर्मल आ जाती है। अब अगर मैं इमरजेंसी केस की बात करूं, उसमें तो हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या इमरजेंसी में आयुर्वेदा वर्क करता है? इमरजेंसी में आपको बताया कि हम हार्ट अटैक के भी पेशेंट लेते हैं। एक्सीडेंटल केस को छोड़ के अभी तक हम हर तरीके की इमरजेंसी हैंडल कर रहे हैं। उसमें ब्रेन हेमरेज वाले, पैरालाइज वाले, पॉइजन वाले, हर तरीके के केस ले रहे हैं। पॉइजन के कई केस ऐसे हैं, अगर आपको सांप ने काट लिया, आप हॉस्पिटल जाते हो तो हॉस्पिटल में पहले आपका टेस्ट होगा किस सांप ने काटा, कैसे काटा। आयुर्वेदा में ये सब चीज़ नहीं है। अगर आयुर्वेदा में हमको पता है कि किसी जहरीले जानवर ने काटा है, तो हम उसमें बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट देते हैं। रीठा का पानी पिला देते हैं पेशेंट को। पेशेंट की वॉमिटिंग होती है और वो 3 बार 4 बार ऐसा हम करते रहते हैं, तो जब तक उसका पूरा जहर निकलता नहीं, और जहर कैसे निकल गया वो पता लगता है। अगर बॉडी में पॉइजन है तो आंखें प्रॉपर नहीं खुलती, और जब आंखें उसकी पेशेंट की खुल जाती है तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट अब ठीक है। जैसे किसी कुत्ते ने बाइट कर लिया, या किसी घर में कोई पालतू जानवर रखा है, अगर उसने बाइट कर लिया तो हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है रेबीज़ का। पर अगर आपको रेबीज़ फैला ही नहीं, अगर आपने फिर इंजेक्शन लगवा लिया तो वो आपको नुकसान करेगा, और ये टेस्ट नहीं किया जाता। तो आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जीरा और काली मिर्च को पानी में गर्म करके पी लो। घर पे कोई भी जानवर अगर आपको काटा है तो उसका जहर तुरंत के तुरंत उतर जाता है। अगर पागल कुत्ते ने काटा है तो भी उसका असर उतरता है। तो ये बहुत अच्छे सिम्टम है। आप दूसरे तीसरे दिन जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आपके बॉडी में कोई पॉइजन तो नहीं फैल रहा, आप बिल्कुल फिट पाएंगे। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पेशेंट को बोला कि अब इसमें आयुर्वेदा नहीं चलेगा, अब आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी? उसमें हमें बोलना पड़ता है। एक आधा केस ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत प्रेशर करता है कि नहीं मुझे ठीक ही करना है, आज ही करना है। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास एक डॉक्टर जी आए थे, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, मतलब इंडिया में शायद उस हॉस्पिटल से ऊपर दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, नाम नहीं ले सकते। उन मैम को 17 साल से पीरियड्स उनके नहीं रुके थे। मेरा पहला क्वेश्चन उनसे यही था कि मैम आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? तो उनका जवाब आया कि अगर मैं ऑपरेशन करवा लेती तो शायद 17 साल ज़िंदा नहीं रह पाती। मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है, इसके कारण मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तो मैंने ये पूछा कि मैम आप पेशेंटों को क्यों एडवाइस करते हो? तो उनका जवाब ये था कि अगर मैं पेशेंट को ये कहूँगी कि आप डाइट मेंटेन रखें, आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, समय पे दवाइयाँ लें, तो पेशेंट नहीं मानेगा इस बात को, जाके कहीं दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लेगा। तो इससे अच्छा है मैं ही कर देती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ कि ऑपरेशन के कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं करवाया। और उनको मैंने 15 दिन की दवा दी थी। उसमें एक एक्स्ट्रा दवा ये थी कि पीपल के पत्तों का रस पीना स्टार्ट कर दो। 15वें दिन उनके पीरियड्स रुक गए थे और आज तक वो ठीक हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि उनको अपनी ओवरीज वगैरह निकालनी पड़ती हैं, तो इससे 100% मतलब ठीक हो जाता है? पेशेंट को ब्लड आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पाइल्स का ब्लड हो या पीरियड्स का ब्लड हो, नाक से ब्लड हो, कहीं इस पे भी डॉक्टर नहीं समझ पाते, अंदर ब्लीडिंग अगर लगातार हो रही है, तो पीपल के पत्तों को पीस के लेना स्टार्ट कर दें। हर जगह का ब्लड वो रोक देता है। शर्त एक है कि संडे के दिन नहीं लेना है। अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लेना पड़ रहा है तो संडे वाले दिन गैप करना होगा। तो दूसरी सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों में, वो है मीनोपॉज, क्योंकि उनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं आने। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम आ चुकी है आज इनफर्टिलिटी में।
तो इसका क्या सोल्यूशन है? आपको बताया सिंपल ट्रीटमेंट ये है, अगर आप पीपल लेते हैं तो पीपल समझिए 100 बीमारी की एक दवा है। आप हर पेशेंट को ये बता सकते हैं। कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जिनके पास पैसे नहीं है, कैंसर हो गया उसको, तो उन्हें बता दीजिए कुछ ना कर सकें तो पीपल के पत्तों को पीना स्टार्ट कर दो, पीपल के नीचे बैठना स्टार्ट कर दो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें ठीक हो जाएगी। आपने नोट किया होगा कि आज के समय में पैरों को मोड़ के बैठा नहीं जाता। 1 से 2 घंटे की बात छोड़िए, 15 मिनट कोई अपने पैरों को मोड़ के नहीं बैठ सकता। आप गांव के तरफ जाइए और पीपल के नीचे बैठ के ताश खेलते हुए लोगों को देखिए। वो सुबह बैठते हैं, शाम को उठते हैं, उनके पैर वैसे ही रहते हैं और उनको किसी भी तरीके का दर्द नहीं होता, ना उनको भूख का पता लगता है, ना प्यास का पता लगता है। उसका मेन रीज़न रिच ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, वो अपने आप सारे सेल्स को एक्टिव रखती है। तो जिसको अगर घुटने का भी दर्द है तो 15 दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के देखे, उसकी प्रॉब्लमें ठीक होने लग जाती हैं। अब हर घर में हम आयुर्वेदिक नुस्खों की बात सुनते हैं, तो क्या ये जो टोटके हैं घर के, ये आयुर्वेद ही हैं? मैंने आपको बताया कि उम्र पे लिखी हुई किताब है। जो भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वो समझिए आपकी आयुर्वेदा में ही आ रहा है। आप उठ के नहा रहे हो, नहाने का तरीका, खाने का तरीका, पानी पीने का तरीका, सब कुछ आयुर्वेदा में है। तो जैसे MRI हो या कुछ ऐसे टूल्स हैं, तो क्या आयुर्वेदा में ऐसे डायग्नोस किया जा सकता है? बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे डायग्नोस होता है। हमारे गुरुजी थे झारखंड में, वो पेशेंटों को बुलाते थे रात के समय कि आपने रात में आना है। सुबह सबने अपना यूरिन एक बोतल में रख के और दीवार पे रखना है, और गुरुजी के बैठने का टाइम 10 बजे होता था, जब सूरज की रोशनी उस यूरिन पे सबके पड़ती थी। और पर डे कम से कम वहाँ पे 400-500 पेशेंट आते थे और सबके बॉक्स पे उनका नंबर लिखा होता था। वो पूरी विद्या अभी हम नहीं सीख पाए हैं। वो गुरुजी वो यूरिन देख के बता देते थे कि 1 नंबर डिब्बा किसका है, जी मेरा है। उसके बाद वो बीमारी बताना शुरू करते थे कि ये प्रॉब्लम है। एक पेशेंट को तो उन्होंने यहाँ तक बताया, वो हमारे सामने की बात है, कि 27 नंबर डब्बा था उनका। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया है और इनको आप घर ले जाइए, इनका जो भी सेवा पानी करना है, 5 दिन बाद फिर से इनको अटैक आएगा और ये बचेंगे नहीं, जो मर्जी कर लो। तो उनके बच्चों ने बताया जी इनको अटैक आया था 3 दिन पहले, और डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया, या तो इनमें स्टंट डलवाइए इतना, क्योंकि पैसा है नहीं तो दोबारा क्या कर सकते हैं। तो बोले कि कुछ भी करवा लोगे फिर भी ये बचेंगे नहीं। 5वें दिन वाकई में हमने पता किया तो उनको दोबारा अटैक आया और उनकी डेथ हुई। तो इस लेवल पे डायग्नोस होता है आयुर्वेदा में। यूरिन से बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है हमें। हम इसकी क्लासें भी देते हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे भी जाके लोग सीख सकते हैं। हमें बस अपना यूरिन लेना है और उससे चेक करना है कि बीमारी है, कितने दिन में ठीक होगी, बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, हर चीज़ का पता लगता है। हर किसी के लिए ओपन है ये कोर्स? हाँ, हर सबके लिए है और फ्री है। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट। आज जैसे आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे आयुर्वेदा टर्म को यूज़ कर रहे हैं और उसमें शैम्पू से लेके चिप्स तक बिक रहे हैं। आपको लगता है ये आयुर्वेदा का नाम खराब कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया कि अगर हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं तो कम से कम अच्छी चीज़ें प्रमोट की जाए। क्योंकि अगर मैं आयुर्वेदा के नाम से आपको जो भी चीज़ दे रहा हूँ, अगर उसका साइड इफेक्ट आपको आया तो आप यही सोचोगे कि आयुर्वेदा कमज़ोर है, और धीरे धीरे लोग इसी के कारण हटते चले गए। जैसे पहले लोग नमक से और तेल से मंजन करते थे, तो पेस्ट की कंपनियां आई और उन्होंने बताया कि आपके टूथपेस्ट में अगर नमक है तो आपको नुकसान करेगा। 10 साल बाद वही कंपनी आई कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो ऐसे ये मार्केटिंग करके हमारी आयुर्वेदा को दबाया गया। जैसे आज सबको बताया गया कि आयुर्वेदा अच्छा है पर उसका स्लो रिजल्ट है, तो ये प्रमोशन नहीं है, वो आयुर्वेदा को दबाने का एक तरीका है। क्योंकि आप अच्छी चीज़ को खुल के नहीं बोल सकते कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को सबको पता है आयुर्वेदा अच्छा है, पर उसको दबाया कैसे जाए, तो एक स्कीम लगाई गई कि आयुर्वेदा अच्छा है पर स्लो रिजल्ट है। आप ये सोचिए, पहले युद्ध होते थे, सुबह युद्ध होता था, शाम को ट्रीटमेंट चलता था, अगले दिन वही पेशेंट आदमी फिर से युद्ध पे चला जाता था। तो एक रात के अंदर ट्रीटमेंट होता था और पेशेंट ठीक होता था। आज अगर हमें जुकाम हो जाए तो अगले दिन हम जॉब पे नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं। तो पहले फास्ट था कि अभी फास्ट है, ये चीज़ें हमें समझने वाली है। कोई आग से जल जाता था, बिच्छू काट लिया किसी को, सांप काट लिया, तो पहले तो ऐसे ट्रीटमेंट हो जाता था। अगर ये सोचें कि पहले लोग ज़्यादा मरते थे अब कम मर रहे हैं, तो ये सिर्फ छुपाने की बात है। और पहले अगर लोग मरते थे तो वो उसका मेन कारण ये होता था कि पहले युद्ध बहुत हुआ करते थे, पहले खाने की इतनी सुविधाएं नहीं थी, लाइट की सुविधाएं नहीं थी, घर उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, उसमें कीड़े मकोड़े जानवर ये चीज़ें हुआ करते थे। तो पहले और आज के मुकाबले में अगर आयुर्वेदा उतना स्ट्रॉन्ग होता तो बहुत सही तरीके से रिजल्ट आता। आज कई बाबा लोग आयुर्वेदा का प्रचार करने लगे हैं और वो बेइज्जती करवा रहे हैं अपनी भी और आयुर्वेदा की भी, क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज लेके नहीं बैठे हैं।
सही पूछें तो हर जगह ये बताया जाता है कि अगर आप गौमूत्र ले रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं या मोदी भक्त हैं, ऐसा कुछ है। मोदी जी के आने से पहले भी गौमूत्र का प्रयोग हुआ करता था। अगर साइंटिफिक समझा जाए तो गौमूत्र के अंदर ऐसे केमिकल हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेटर होते हैं। अगर उसका प्रयोग करते हैं तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं, पर उसका प्रयोग कितने दिन करना है, कब तक करना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं दी जाती, तो लोग इसको अलग तरफ से जोड़ते हैं। बट बहुत बेनिफिट हैं इसके। तो ज़्यादा अगर मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ या पेन किलर खा रहा हूँ, उसका मेरे को आगे जाके बॉडी में क्या नुकसान आएगा? मेरे कई फ्रेंड हैं जिनके अपने हॉस्पिटल हैं और वो एंटीबायोटिक लेते हैं। अभी जल्दी की बात बताता हूँ, जुकाम हुआ और उन्होंने हाई एंटीबायोटिक ली, 5 दिन 6वें दिन शुगर चेक किया तो 400 प्लस शुगर थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। बॉडी डिटॉक्स की 3 दिन, चौथे दिन उनकी शुगर नॉर्मल आ गई। अगर वो नहीं आयुर्वेदा में आए होते तो वो शुगर उनकी लाइफ टाइम के लिए हो जाती और वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए परेशान हो जाते। तो पेन किलर, जैसे मैंने आपको बताया, लोग आजकल सारा दिन काम करते हैं, तुरंत पेन किलर पे जाते हैं, बहुत पेन किलर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारी बॉडी को धीरे 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 करके कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। और इसका डेमो भी है हमारे पास, आयुर्वेदा और एलोपैथिक का डेमो है हमारे पास। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं केमिकल की, वो आपकी बॉडी को तुरंत के तुरंत कमज़ोर करते हैं। जिम वाले करके देखें, आप पैरासीटामोल ले जाएं और तुलसी के पत्ते लेके जाएं जिम में। आपने कोई भी डंबल जो हल्का हो, 5 किलो का डंबल आपने उठाना है, ऐसे आपकी बॉडी उसको उठा लेगी। पैरासीटामोल की टेबलेट आप अपने हाथ में लेके फिर उसको उठा के देखना, वो आपसे डंबल नहीं उठेगा। आपके यहाँ पेन होने लग जाएगा या तो वो उठेगा ही नहीं। फिर उसके बाद आप उसको हटा के तुलसी के पत्तों को रगड़ के देखना, 5 किलो की जगह 7 किलो आप उठा के देख सकते हो, वो उठ जाएगा। ये हमने किया है, जिमों में हमने ये प्रयोग किया है जाके और कराया है। तो बॉडी, उसमें हमने कुछ अलग चीज़ नहीं डाला है, बॉडी तुरंत के तुरंत रिएक्ट करती है। आप ये करके देखना। आजकल लोग नहा के आते हैं, नहा के आने के बाद एक्टिव होना चाहिए, बट नहाने के बाद लोग आके कुछ देर के लिए बैठते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी थक गई है। उसका मेन रीज़न ये है कि जो उन्होंने साबुन का प्रयोग किया। आप नहाने की जगह बेसन का प्रयोग करके देखिए, आप 2 गुने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे सारा दिन। और मुझे जहाँ तक पता है, मैं नियर अबाउट 2-3 सालों से मैंने साबुन का प्रयोग नहीं किया, मैं बेसन का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो ना कोई स्किन की प्रॉब्लम आती है, ना कोई थकावट आती है। तो मैं इसके बाद पंचकर्मा पे आना चाहूँगा। क्या होता है पंचकर्मा? पंचकर्मा को भी नाजायज ही किया जा रहा है। मेरे हिसाब से पंचकर्मा का मतलब यह है, बॉडी को 5 क्रियाओं से डिटॉक्स करने का एक प्रोसीजर है। आज कई डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ पंचकर्मा ही करी जा रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने आयुर्वेदा का आविष्कार किया, जिन्होंने हमें आयुर्वेदा सिखाया, जिनकी देन है, वो कहीं हॉस्पिटल का सेटअप करके नहीं बैठे रहते थे। उनका काम तो होता था चलना। तो ये जहाँ तक मेरी समझ है कि कभी किसी राजा महाराजा को कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करना पड़ा होगा, तो वो पंचकर्मा का प्रोसीजर वहाँ पे, क्योंकि पंचकर्मा के लिए बहुत सारा सामान लगता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पास एक कमंडल हुआ करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, तो चलने वाले इंसान हुआ करते थे। तो पंचकर्मा सिर्फ बॉडी की डिटॉक्सिंग के लिए है, वो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप ये ना समझें कि सिर्फ पंचकर्मा से ही हम पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर इसको सिर्फ एक इसकी प्रमोशन करके पंचकर्मा ही करी जा रहे हैं। कोई भी पेशेंट आ रहा है, जी आपका पंचकर्मा होगा, आप समझिए उसकी बॉडी है पंचकर्मा लायक कि नहीं है। जो इंसान पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और उसको हम और वोमिटिंग करा दें, तो मेरे ख्याल से उसके सारे मिनरल्स तो बाहर आ गए। लूज मोशन के लिए हमने उनको दवाइयाँ दे दी, बस्ती कर दी, तो उसकी सारे मिनरल्स तो बाहर चले गए, पहले से ही कमज़ोर है। तो वो मिनरल्स कंप्लीट करने में शायद 1 महीना 2 महीना लग जाए। और वो अगर डाइट नहीं फॉलो कर पाया घर जाने के बाद, तो वो पेशेंट के लिए पंचकर्मा कराना खराब ही होगा, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे देखे आयुर्वेदा सेंटर्स हैं जो कि प्रॉपर आपको 5 स्टार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उनका कहना है कि अगर आपको पेन हो रही है, आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास थेरेपीज़ हैं, पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं, आप अग्निकर्म वरंकर्म ये थेरेपीज़ लो, जिससे आपकी जो पेन है वो इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। सच में काम करता है? तुरंत तो काम करता है, पर रिजल्ट का वाकई में पता कैसे लगेगा? अब हम कहीं बैठे हैं, हमने इस दीवार पे अगर ये कलर लगवाया, अभी हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ से 2 घंटे बाद अगर ये कलर उतर जाए, पपड़ी बन जाए, तो हम क्या कहेंगे कि कलर बहुत अच्छा था? नहीं था ना। तो उसका रिजल्ट हमें दिखने को मिलता है। बट क्या उन डॉक्टरों से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि पंचकर्मा कराने के बाद जो पेशेंट अभी ठीक हुआ है, 3 महीने 4 महीने बाद उस पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके बारे में अगर कोई बताए कि हमने पंचकर्मा किया था और 6 महीने तक पेशेंट ठीक रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं आए, तब हम मानेंगे कि हाँ वाकई में ये बहुत बेटर है। एक डॉक्टर जी हैं
बहुत बड़ा नाम है उनका। वो एक दिन के अंदर अंदर शुगर डाउन करते हैं, बहुत ऐड उनकी चलती है। वो करेले पे करेला कुचवाते हैं पेशेंटों से और बहुत ऐड चलती है उनकी। पेशेंट उस टाइम चेक करता है, उनकी शुगर नॉर्मल आती है। तो क्या 6 महीने बाद उस पेशेंट की शुगर नॉर्मल थी? हम उन पेशेंटों से मिले, उनसे बात किए। पेशेंट बताता है कि हमारी एसिड बढ़ गई, क्योंकि करेला क्या है, एसिडिक है, तीखा है, और तीखी चीज़ों पे उनको चलाया गया तो उनकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई। उस टाइम हमने चेक किया तो शुगर नॉर्मल आई, पर कुछ दिनों बाद शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यही चीज़ें आयुर्वेदा में बताई गई हैं, पर प्रॉपर क्या वो करवा रहे हैं इस चीज़ पे नहीं है। उसके साथ हमें समझना पड़ता है कि पेशेंट का नेचर कैसा है, उसको गर्म चीज़ें बर्दाश्त होती हैं कि नहीं होती। उसके साथ और भी औषधियाँ मिला के अगर वही चीज़ कराई जाए, बहुत सिंपल बता देता हूँ, अगर घर पे लोग करना चाहें तो करेले में देसी गाय का गोबर मिला के अगर करते हैं तो गोबर एसिड को डाउन करेगा और करेला अपना काम करेगा ही करेगा। तो जिनके पैरों में जलन होती है, दर्द रहता है और शुगर बढ़ी है, ये करके देखेंगे तो उनको रिजल्ट आएगा। बट सिर्फ लोगों को दिखाना है तो नीम की पत्तियों को तोड़िए, उसका काढ़ा बनाइए और करेले का काढ़ा बना के पैरों के नीचे रख दे, 1 घंटे के अंदर अंदर शुगर डाउन हो जाएगी। बट अगर दिखावा करना है, आयुर्वेदा अगर बताना है लोगों को, प्रमोट करना है, तो वैसे करें। अब जो पेशेंट ये यहाँ से करके गया, 5 स्टार उनकी यहाँ फैसिलिटी है, 20,000 आई थिंक पर डे का चार्ज है उनके वहाँ रुकने का। तो वो पेशेंट 5 दिन ये करवाया, जो लाखों रुपए दे के वहाँ से गया, और उसके बाद घर जाने के बाद उसकी शुगर बढ़ गई, तो वो क्या कहेगा, आयुर्वेदा अच्छा था कि बुरा था? वो तो हमेशा आयुर्वेदा को बुरा ही बताएगा। तो ये कारण है, आयुर्वेदा को प्रमोट किया जा रहा है सिर्फ दबाने के लिए, उसको उठाने के लिए नहीं किया जा रहा। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आयुर्वेदा को वाकई में प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें जो अलग से थेरेपीज आती हैं, जैसे शिरोधारा होगी या आपके नाक में वो ऑयल डालते हैं, तो इसका क्या रोल है? पंचकर्मा में ही आती हैं सारी चीज़ें। ये शिरोधारा ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। ये बताया आपको, ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को उस टाइम के लिए रिलैक्स देने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम कहें तो किसी मिनरल्स की कमी के कारण अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो वो दवा खाने से ही ठीक होगा, वो मिनरल्स पूरा करने से ही ठीक होगा, वो डाइट लेने से ही ठीक होगा। मतलब मेन सब कुछ हमारा डाइट ही है जी। आज हर 3 में से 1 बंदे को शुगर है, हर कोई शुगर की मेडिसिन दे रहा है, आप भी शुगर की मेडिसिन दे रहे हो, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो? जब भी कोई डॉक्टर शुगर की मेडिसिन देता है तो वो एक चीज़ ध्यान में रखता है, मीठा, और वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़वी चीज़ें पेशेंट को दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चीज़ें दी जाए पेशेंट को, ताकि पेशेंट की शुगर नॉर्मल आए। जबकि ऐसा नहीं होता। शुगर मीठे की बीमारी नहीं है। मैंने बताया, शुगर सिर्फ और सिर्फ वीकनेस की प्रॉब्लम है। हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम पेशेंट की वीकनेस को दूर कर सकें, उसका कौन सा ऑर्गन ऐसा कमज़ोर है जिसके कारण उसको ये दिक्कतें आ रही हैं, तो हम ध्यान देते हैं उस पर। और हम जो अलग कर रहे हैं, हमारे पास पेशेंट आता है तो हम मीठे पे ध्यान नहीं देते। हम पेशेंट को चाय भी पिला रहे हैं, हम खीर भी खिलाते हैं पेशेंट को, चावल भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। हम पेशेंट को डाइट के साथ साथ न्यूरोथेरेपी करते हैं। कुछ पॉइंट होता है जो हमें पता है कि इसका ये ऑर्गन कमज़ोर है तो उसको उस पर वर्क करते हैं। न्यूरोथेरेपी होता है हमारे पास। पंचकर्मा भी करते हैं बॉडी को डिटॉक्स के लिए। हम होम्योथेरेपी करते हैं, मंत्र चिकित्सा होती है, और नेचुरल ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। आपने टर्म यूज़ करी होम्योथेरेपी, ये क्या होती है? होम्योथेरेपी यज्ञ चिकित्सा कहा जाता है। ये हमारी प्राचीन चिकित्साओं में आती है। पहले पूरा का पूरा गांव मिलके हवन करवाया करता था गांव की शांति के लिए, बीमारी के लिए। तो वो चीज़ें अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। अब हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता, तो वो हम कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। उसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग औषधियाँ होती हैं। जैसे कैंसर के लिए अलग औषधियाँ होती है और शुगर के लिए अलग होती हैं। तो हम पेशेंटों को बुला के एक हवन करवाते हैं। वो डेली सुबह शाम होता है, 10 मिनट का ही होता है, जिसमें हम वो औषधियाँ डालते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम सूंघ रहे हैं, जो हमारे नाक से जा रहा है, वो सीधा हमारे ब्लड में मिलता है। तो ऑक्सीजन, बहुत रिच ऑक्सीजन जाती है। आम की लकड़ यूज करते हैं उसमें। आम की लकड़ जलने से बायोफार्मिक गैस पैदा होती है, जो हमारे स्किन के लिए, लंग्स के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल तो बच्चे और लोग भागते हैं कि धुआं होगा, पर वो धुआं किस चीज़ का है, वो कितना बेनिफिट कर रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो अलग अलग लकड़ों का, अलग अलग औषधियों का धुआं अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो हम बिल्कुल फिट हो रहे हैं। अब जैसे शुगर ऑलमोस्ट हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट डालती है, तो ऊपर से अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन और ले लेता हूँ तो वो और गर्म हो जाएंगी, तो इससे और नुकसान नहीं होगा? मैंने बताया तो हमें गर्म और तीखी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। हमें देखना होता है कि पेशेंट को वाकई में प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट होता है। ये मीठे का खेल नहीं है, वीकनेस का है।
देखना पड़ता है कि आपका कौन सा ऑर्गन कमज़ोर है। अब हम पता है कि पेशेंट आ रहा है शुगर का, उसने 2 साल भी अगर दवा खा ली तो उसकी किडनी, लीवर, हार्ट, तीनों प्रॉब्लम में है, तो हमें वो तीनों चीज़ का ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे सुबह सैर करो, घास पे चलो, क्या उससे भी हमारी शुगर ठीक होती है? रेडा चलाने वालों को शुगर हुआ पड़ा है, जो लोग बेचारे सारा दिन रेडा चलाते हैं, बिल्कुल। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि भागने से शुगर कंट्रोल हो सकती है? आप वीकनेस पे जाइए ना, वो वीकनेस भागने से नहीं ठीक होगी, सैर करने से वीकनेस नहीं। हम मेंटेन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट डाउन कर सकते हैं, बट वो वीकनेस कैसे खत्म होगी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर भागने से शुगर कमज़ोर होती, ठीक होते पेशेंट, तो शायद अभी तक सभी ठीक हो गए होते, क्योंकि शुगर के कारण एक नहीं बहुत प्रॉब्लमें आती हैं। वो पेशेंट शुगर के कारण कई लोगों को अपना पैर कटवाना पड़ता है, गैंग्रीन हो जाती है, जख्म नहीं ठीक होते, मेल को सेक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो टैबलेट ले रहे हैं और जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए तो आप पूछो ही ना, क्योंकि सुबह दोपहर शाम को पेट में इंजेक्शन लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। इंसुलिन वर्क कैसे कर रहा है बॉडी में? आप वर्क कर ही नहीं रहा है। आप ये सोचिए कि शुगर 500 शुगर अभी सुबह अगर कोई पेशेंट चेक करता है उसकी है, और वो इंसुलिन लगाता है और इंसुलिन लगा के 2 घंटे बाद उसकी शुगर 300 आ गई, तो हमें ये सोचना है कि वो 200 शुगर गई कहाँ? वो हमारी बॉडी से निकली, पसीने के द्वारा निकली, स्टूल के द्वारा निकली, यूरिन के रास्ते निकली, कहाँ से निकली? अगर नहीं निकलती हुई दिख रही है तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर ही है, और वो जब भी इंसुलिन का असर खत्म होगा, कम होगा, तो वो प्रॉब्लम वहीं पे आके बैठ जाएगी। तो जो लोग जैसे आपके पास नहीं आ सकते, क्या कोई ऐसा वे है कि जिससे वो आपसे ऑनलाइन कुछ ऐसा कंसल्ट कर सके जिससे उनको शुगर की उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए? हमारे पास पेशेंट ना आए तो सिर्फ 6 तरीके के पत्ते बताता हूँ। उसमें से 5 पीपल के पत्ते, 5 अमरूद के पत्ते, 5 जामुन के पत्ते, 12 पत्ते नीम के, 12 तुलसी के और 12 बेलपत्र, 1 मुट्ठी दुर्वा घास। अगर इतना पेशेंट इकट्ठा करता है डेली और इसका जूस बना के सुबह खाली पेट लेता है, तो शुगर और शुगर के कारण जितनी भी प्रॉब्लम हो गई हैं सब 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। ये हमने लगभग, मैं झारखंड में रहा काफ़ी टाइम, वहाँ पे हमारा गुरुकुल चलता है, गौ कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल। वहाँ पे हम पेशेंटों से पैसा चार्ज नहीं करते। तो पैसा ना चार्ज करने का मतलब हम दवाइयाँ खरीद के नहीं ला सकते, तो हम वहाँ जंगल है हमारे पीछे, तो ये पत्तों को लाते थे, पीस के देते थे, और लगभग वहाँ जितने पेशेंट आए सभी के सभी ठीक हुए। तो आपको लगता है कि लोग आयुर्वेदा को तभी चूज़ करते हैं जब मॉडर्न मेडिसिन फेल हो जाती है? हाँ, हमारे पास लगभग ऐसे पेशेंट आते हैं जब उनके पास 2 दिन 4 दिन हफ्ते का समय होता है। कैंसर का पेशेंट एक आया अयोध्या से हमारे पास, उसके पास सिर्फ 4 दिन का समय था, पर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है, और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता, और उसे किसी ने ये बता के भेजा था कि वहाँ पे जाइए, फ्री में ट्रीटमेंट होता है। नाइस। तो आज जैसे हमारे यहाँ पे जो रूटीन है सबकी, अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूँ, तो सबसे पहले जब लोग उठते हैं सबसे पहले उनको चाय चाहिए। तो आपके हिसाब से आयुर्वेदा अगर मेरे को लाइफस्टाइल अपनाना है तो मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक? कई डॉक्टर बताते हैं कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, ऐसा भी गलत है, और चाय तो बिल्कुल ही गलत है। और एक चाय से भी पहले कई लोग करते हैं, वो है पेस्ट किसी भी कंपनी का हो नुकसान करता है, और शुगर वाले पेशेंटों के लिए तो पेस्ट जहर के समान है। पेशेंट हमें कहता है जी हमने तो रात को भी कुछ खाया नहीं, सुबह शुगर चेक की और बढ़ा हुआ मिला। हमने पूछा क्या किया था सुबह उठ के? जी पेस्ट किया था सिर्फ। तो पेस्ट में भी एक 100 ग्राम पाउच में 20 ग्राम तक, 20 से 22 ग्राम तक शुगर होती है। तो पेशेंट तो जहर ही सुबह डाल रहा है। तो सवेरे हमें ये देखना पड़ता है कि वो पेशेंट बात का है कि पित्त का है कि कफ का है, उसके अकॉर्डिंग उसको लेना पड़ता है। कफ प्रॉब्लम वाला, जिसकी कफ ज़्यादा बढ़ी है, वो पेशेंट सवेरे उठ के कभी भी पानी ना पिए। जिनको खांसी रहती है, जुकाम रहता है, अगर वो सुबह उठ के पानी पिए तो उनकी दिक्कत बढ़ती जाएगी। पित्त वाला पेशेंट अगर चाय पीता है, जिनको पेट की गर्मी है, जिनको पता है मुझे गर्म चीज़ें सूट नहीं करती, अगर वो चाय पिएगा तो उसको नुकसान करेगी ही करेगी। और हमारे यहाँ तो अदरक वाली चाय पी जाती है, अगर अदरक वाली चाय पिएगा तो 100% नुकसान करेगी। सिर्फ और सिर्फ बात वाले पेशेंट को, जिनको पेन रहती है, जकड़न रहती है, वो पेशेंट चाय पी सकता है, सवेरे गर्म चीज़ ले सकता है, उसके लिए ठीक है। और चाय में भी वो चीनी का प्रयोग ना करे, गुड़ का ही प्रयोग करे तो ही ठीक है। और अगर तुलसी वाली चाय पीता है दूध के साथ तो समझो वो यमराज को बुलावा दे रहा है, डेली वो एप्लीकेशन डाल रहा है कि यमराज जी आइए मुझे लेके जाइए। तुलसी में पारा होता है, कोई इस बात को नहीं समझता, और पारा का रिएक्शन दूध के साथ होता है। जो भी इंसान दूध और तुलसी एक साथ मिला के पिएगा वो धीरे 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 धीरे
ख़त्म होता चला जाएगा। अब आज एलोपैथिक डॉक्टर लाखों में कमा रहे हैं, उनको ब्रांड मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको इतनी इनकम क्यों नहीं मिल पाती? इनकम की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्टूडेंट, मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना रहेगा कि बहुत अपने आप को कम समझते हैं। वो 5 साल जो डॉक्टर आयुर्वेदिक की स्टडी करता है और 6वें साल वो चला जाता है एलोपैथिक में प्रैक्टिस करने, तो वो कभी आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने रेस करना सीखा है आयुर्वेदा में और चला गया रेस करने एलोपैथिक में। Exactly. तो ऑटोमेटिक वो हारेगा ही हारेगा, वो तो कंफर्म है। तो इसलिए उनको पेमेंट नहीं मिलती। और अगर ये लगता है कि एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादा पेमेंट मिलती है, तो आप ये बताइए मुझे किसी 2 डॉक्टर का नाम, एलोपैथिक के MBBS MD MS PhD लेवल के 2 डॉक्टर जिनकी इनकम करोड़ों में हो, शायद कोई नहीं है। पर आयुर्वेदिक में अगर हम बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, इंडिया में 10वें नंबर पे हैं वो पैसों के मामले में, आयुर्वेदा के ही डॉक्टर हैं। तो आयुर्वेदा के बहुत सारे डॉक्टर हैं। अभी नित्यानंद श्री जी हैं, डॉक्टर राजेश कपूर जी हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास पेशेंट की भीड़ लगी रहती है, समय नहीं मिलता। तो आयुर्वेदा में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत कुछ बनता चला जाता है। मैं बहुत लोगों की बात ना करूं, सिर्फ अपने में बात करूं तो आज मेरे 3 गुरुकुल हैं और 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो आप इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सिर्फ इनकम की बात की जाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आयुर्वेदिक का स्टडी करके आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करता है, ईमानदारी से करता है, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। एट लास्ट सर, जो आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आप आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि मुझे जो आयुर्वेदा बता रहा है तो उसको कितनी नॉलेज है, उसका बैकग्राउंड चेक करें और अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें। आयुर्वेदा स्लो नहीं है, आयुर्वेदा बहुत फास्ट है, बस डिपेंड ये करता है कि आपको दे कौन रहा है। सो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।